हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं त्वरण। मेरा नाम जेपी शर्मा है और हम फिजिक्स में क्लास 11th में चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सरल रेखा में गति। इससे पहले हम ग्राफ के बारे में पढ़ चुके हैं, वेग और चाल के बारे में पढ़ चुके हैं। बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद हम बात करते हैं त्वरण क्या होता है। तो त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण। वेग में परिवर्तन, मान लो कोई वस्तु गतिशील है और उसका वेग यहाँ v1 है और कुछ समय बाद, कितने समय बाद? t समय बाद उसका वेग हो जाता है v2। तो ये जो वेग में परिवर्तन हो रहा है किसी निश्चित समय अंतराल में, इसको हम एक भौतिक राशि से व्यक्त करते हैं, इसको बोलते हैं त्वरण। और त्वरण को हम a से प्रदर्शित करेंगे क्योंकि इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो हम इसको किससे व्यक्त करेंगे? a से। वेग में परिवर्तन कितना है? पहले वेग v1 था और बाद में t समय बाद वेग हो गया v2। तो वेग में परिवर्तन हुआ है v2 माइनस v1 अपॉन t। तो अगर हम इसको परिभाषा के रूप में लिखें तो वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, इसको बोलते हैं त्वरण। त्वरण धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। तो पहले तो बात कर लेते हैं त्वरण सदिश है या अदिश। सदिश राशियां वो होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता हो। तो यहाँ देखते हैं कि त्वरण कैसी राशि है, सदिश या अदिश। तो हमने देखा यहाँ वेग है और यहाँ त्वरण है। तो त्वरण किस तरह की राशि है? त्वरण एक सदिश राशि। इसका मतलब क्या है? त्वरण को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता भी होगी। नंबर 2, इसका एसआई मात्रक क्या है? इसका एसआई मात्रक होता है, हम जानते हैं वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड और नीचे समय 1 सेकंड और, तो इसका मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं मीटर सेकंड की घात -2। उसके बाद हम इसका विमीय सूत्र लिखते हैं। तो इसका विमीय सूत्र होता है, वेग का विमीय सूत्र होता है L1, क्योंकि दूरी के लिए हम L लिखते हैं, और t-1 और नीचे t। तो इसका हो जाएगा m0 L1 t-2। तो ये हमने त्वरण के बारे में चीजें लिखी। अब त्वरण का क्या मतलब है वास्तविकता में, इस चीज को हम थोड़ा सा समझते हैं। त्वरण क्या है? अगर समय को हम 1 सेकंड कर दें तो 1 सेकंड में जो वेग में परिवर्तन होगा वही किसके बराबर होता है? त्वरण। आप देखो यहाँ पे t को अगर 1 कर दो 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में जो समय में परिवर्तन होता है वही क्या होता है? त्वरण। जैसे हम एक वस्तु को यहाँ से छोड़ते हैं, जब हम वस्तु को यहाँ से छोड़ते हैं तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करेगी और इसका वेग तेजी से बढ़ता जाएगा। हम जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण G का मान 9.8 होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण है तो इसका मात्रक भी वही होगा जो गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक भी वही होगा जो त्वरण का होता है। दूसरी बात, यहाँ पे हमने अगर इसको लगभग हम 10 मान लें तो हम ये क्या मान रहे हैं कि जब हम इसको छोड़ते हैं तो नीचे त्वरण काम कर रहा है। त्वरण का मतलब क्या है? 1 सेकंड में वेग में परिवर्तन। 1 सेकंड में वेग में परिवर्तन, गुरुत्वीय त्वरण कितना दिया हुआ है? 10। इसका मतलब 1 सेकंड में जो वेग में परिवर्तन होगा वो 10 का होगा। तो जब हम किसी वस्तु को छोड़ते हैं तो इसका वेग कितना है? 0। 1 सेकंड बाद इसका वेग कितना हो जाएगा? 10। 2 सेकंड बाद 20, 30, इस तरह से हर 1 सेकंड बाद इसका वेग कितना बढ़ जाएगा? 10 से बढ़ जाएगा। तो ये त्वरण का वास्तविक मतलब है कि 1 सेकंड में वस्तु का वेग जितना बढ़ रहा है या कम हो रहा है उसे त्वरण कहते हैं। तो त्वरण वेग अगर बढ़ता है तो भी त्वरण है, और वेग अगर कम होता है तो भी उसको त्वरण ही बोलते हैं, उसको एक अलग से नाम हमने दे दिया है। तो त्वरण धनात्मक या
ऋणात्मक हो सकता है। अब धनात्मक त्वरण को तो त्वरण ही बोलते हैं, लेकिन अगर त्वरण ऋणात्मक होता है तो हम उसको बोलते हैं मंदन। मंदन का क्या मतलब है, तो देखिए एक उदाहरण से इसको समझते हैं। मान लो एक कार है, वो एक बिंदु A से बिंदु B तक जाती है। इसको समय लगता है मान लो 5 सेकंड, और ये 20 मीटर की दूरी तय करती है। और हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे इसका वेग है, दूरी को फिलहाल रहने देते हैं, दूरी से कोई लेने देने नहीं क्योंकि त्वरण निकाल रहे हैं। तो यहाँ इसका वेग है, मान लिया हमने 2, और यहाँ इसका वेग हो गया 12 मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड। ये प्रारंभिक वेग है v1 और ये अंतिम वेग है v2। इस तरह से वेग में परिवर्तन बटे अगर समय निकालो तो हम क्या देख रहे हैं, अगर यहाँ त्वरण निकालेंगे तो वो होगा 12 माइनस 2 बटे 5, मतलब 10 बटे 5 या 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, लेकिन यहाँ देखिए त्वरण धनात्मक है या ऋणात्मक, तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे त्वरण है धनात्मक। तो जब त्वरण धनात्मक होता है तो वेग में परिवर्तन या वेग का मान बढ़ता है। तो यहाँ वेग 2 था, 1 सेकंड बाद कितना हो गया होगा, त्वरण कितना आ रहा है 2, तो 1 सेकंड बाद कितना हो गया होगा 4, फिर 6, फिर 8, फिर ऐसा करके 5 सेकंड बाद उसका वेग कितना हो गया 12। तो त्वरण का क्या मतलब है, 1 सेकंड में जो वेग में परिवर्तन होगा उसको त्वरण बोलेंगे। ठीक है, अब मान लो उल्टा हो रहा हो, कोई बाइक चल रही है 12 मीटर पर सेकंड से और उसका वेग 2 मीटर पर सेकंड हो गया। कैसे हो गया होगा, जरूर बाइक चलाने वाले ने ब्रेक लगाया होगा, ब्रेक लगाने से वेग कम हो गया। तो वेग में परिवर्तन हो रहा है या नहीं, तो हम देखते हैं वेग में परिवर्तन तो हो रहा है, चाहे वेग कम हो या ज्यादा हो, परिवर्तन तो होगा ही। तो ये भी, इसको भी 5 सेकंड लगे मान लीजिए। हमने यहाँ त्वरण निकाला, अंतिम त्वरण 2 माइनस प्रारंभिक त्वरण 12 बटे 5, ये आ गया माइनस 10 बटे 5, और ये त्वरण आया माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्योंकि वस्तु का वेग कम हो रहा है, वस्तु मंद हो रही है, इसलिए ये जो ऋणात्मक त्वरण आता है इसे हम क्या बोलते हैं, मंदन। तो धनात्मक त्वरण को तो त्वरण ही बोलेंगे, लेकिन ऋणात्मक त्वरण आएगा उसको क्या नाम देंगे, मंदन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। फिर ऋणात्मक और धनात्मक 2 प्रकार से त्वरण हम लोग दर्शा सकते हैं। तो ये जो हमने एक सूत्र बनाया है, ये सूत्र है एक तरह से औसत त्वरण का, एक समय अंतराल में वेग में जो परिवर्तन हो रहा है। अगर हमें एक निश्चित समय पे देखना है, एक सूक्ष्म समय पे देखना है, तो उस प्रकार के त्वरण को हम बोलेंगे ताक्षणिक त्वरण। सूक्ष्म समय अंतराल के लिए जो त्वरण होगा उसको बोलेंगे ताक्षणिक त्वरण। ठीक है, ताक्षणिक त्वरण को भी देख लेते हैं। तो ताक्षणिक त्वरण क्या होता है, ताक्षणिक त्वरण, अच्छा इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डेल v अपॉन डेल t, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो ताक्षणिक त्वरण में हम क्या कर देते हैं, त्वरण को ऐसे ही व्यक्त करेंगे और हम यहाँ लिमिट लगा देंगे डेल t टेंड्स टू 0, डेल t 0 की ओर अग्रसर है। मतलब ये जो समय अंतराल है ये बहुत छोटा होने वाला है। यहाँ बहुत छोटा समय अंतराल के लिए अगर हम वेग में परिवर्तन देखेंगे डेल v अपॉन डेल t, तो सूक्ष्म समय अंतराल के लिए वेग में परिवर्तन भी सूक्ष्म ही होगा। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं त्वरण a बराबर dv बटे dt। और इस प्रकार से जो सूक्ष्म अंतराल के लिए त्वरण निकाला जाता है उस त्वरण को हम बोलते हैं ताक्षणिक त्वरण। ठीक है, यहाँ पे हम अवकलन के रूप में अगर वेग दिया होगा तो वेग का अवकलन करके क्या निकाल सकते हैं, त्वरण। अब उसके बाद कुछ ग्राफ से हम समझते हैं कि त्वरण का क्या मतलब है। तो हम कुछ ग्राफ बना रहे हैं। सबसे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं विस्थापन और समय के बीच में। तो हमने विस्थापन और समय के बीच में ग्राफ बनाया, ये हमने यहाँ लिया विस्थापन और यहाँ लिया समय। अगर ग्राफ इस तरह से है, इस तरह से कोई ग्राफ है, ऊपर की तरफ एक वक्र है बढ़ता हुआ, ठीक है। दूसरा ग्राफ इस प्रकार से है, नीचे की तरफ आता हुआ, वक्रित है, ये थोड़ा वक्रित होगा और हमने ये वक्रित ऐसे बनाया। अच्छा, तीसरा ग्राफ हमने ले लिया यहीं पे,
ये सारे ग्राफ विस्थापन और समय के बीच में, विस्थापन और समय के बीच में। तीसरा ग्राफ हमने ले लिया एक सरल रेखा, ऊपर की तरफ भी हो सकती है और नीचे आती हुई भी हो सकती है। अब ये किसको व्यक्त करते हैं? तो हमने बोला कि ये जो ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहा है ये किसको व्यक्त करता है? ये व्यक्त करता है धनात्मक त्वरण। एक समान त्वरण होगा क्योंकि हम विस्थापन समय आरेख पढ़ चुके हैं। सरल रेखा होती है तो इसका मतलब वस्तु स्थिर अवस्था में है, सरल रेखा समय अक्ष के समांतर, और सरल रेखा ढाल के साथ होती है तो इसका मतलब वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील है। और अगर वक्रित ग्राफ होता है तो वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील है और यहाँ एक समान वेग से गतिशील होगी इस अवस्था में। तो ये किसको व्यक्त करता है? धनात्मक त्वरण को। और ये किसको व्यक्त करेगा? ऋणात्मक त्वरण को। क्यों भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? और यहाँ पे त्वरण क्या रहेगा? 0। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम विस्थापन समय आरेख पढ़ चुके हैं और उसमें हम पढ़ चुके हैं कि विस्थापन समय आरेख में जो ढाल होता है वो वेग को प्रदर्शित करता है। तो हमने देखा यहाँ ढाल ऐसा है, यहाँ ढाल और बढ़ गया, यहाँ ढाल और बढ़ गया। ढाल बढ़ गया इसका मतलब क्या है? वेग बढ़ रहा है। और अगर वेग बढ़ रहा है तो जरूर वेग में परिवर्तन हो रहा होगा, तभी तो बढ़ रहा है। वेग में परिवर्तन हो रहा है और वेग बढ़ रहा है। अगर वेग बढ़ रहा है तो ये त्वरण कैसा है? धनात्मक। यहाँ देखिए, यहाँ अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे, ढाल बताएंगे तो ये ढाल क्या व्यक्त कर रही है कि इसका मान धीरे धीरे ऋणात्मक की तरफ है। ढाल अगर ऋणात्मक है तो वेग में परिवर्तन भी ऋणात्मक होगा। और इस प्रकार का त्वरण कौन सा त्वरण होता है? ऋणात्मक त्वरण। और इसका एक और नाम हमने रखा है मंदन। यहाँ देखिए, यहाँ अगर आप स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उसकी ढाल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, चाहे आप यहाँ खींचेंगे, चाहे यहाँ खींचेंगे, यहाँ खींचेंगे। इसका मतलब ये एक समान त्वरण है। एक समान त्वरण है तो त्वरण में परिवर्तन कितना है? 0। और त्वरण में परिवर्तन अगर 0 है तो वेग में परिवर्तन अगर 0 है तो त्वरण भी क्या होगा? 0। अब ये तो हमने बात कर ली अलग अलग विस्थापन और समय के बारे में, और हमने यहाँ पे त्वरण देखा। अब थोड़ा वेग समय आरेख में भी त्वरण को देख लेते हैं। तो हमने यहाँ ग्राफ बनाया वेग और समय के बीच में, और हमने ग्राफ बनाया इस तरह से, इस तरह से। अच्छा, और हमने एक ग्राफ बनाया वेग और समय के बीच में, और हमारा ग्राफ है इस तरह से। ये त्वरण कैसा है? तो हमने, अब वेग एक सदिश राशि है तो अगर वेग का मान बढ़ रहा है ऊपर की तरफ तो इसका मतलब, अगर वेग ऊपर की तरफ है, मान लो वेग यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ऊपर की तरफ है कहीं भी, तो धनात्मक मान होगा। और नीचे की तरफ आ जाएगा इस तरफ तो ऋणात्मक होगा। अगर ढाल बढ़ रही है तो त्वरण धनात्मक होगा, अगर ढाल कम हो रही है तो त्वरण ऋणात्मक होगा। तो यहाँ दो चीजें हम देखेंगे, त्वरण धनात्मक है या ऋणात्मक है। दूसरी चीज देखेंगे, वेग की दिशा या वस्तु की दिशा धनात्मक दिशा में गति है या ऋणात्मक दिशा में। तो त्वरण धनात्मक और ऋणात्मक कैसे पता लगाएंगे? ढाल से। अगर ढाल बढ़ रही है तो त्वरण धनात्मक है, ढाल कम हो रही है तो त्वरण ऋणात्मक। अगर वस्तु ऊपर, ये इस अक्ष से ऊपर धनात्मक y अक्ष में गतिशील है तो वेग की दिशा या वस्तु की दिशा धनात्मक है, वस्तु धनात्मक दिशा में गतिशील है। और अगर नीचे की तरफ माइनस y अक्ष पे आ जाती है नीचे की तरफ, तो इसका मतलब वस्तु ऋणात्मक दिशा में गतिशील है। ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ पे त्वरण कैसा है। तो हम यहाँ देखेंगे त्वरण यहाँ पे धनात्मक है, त्वरण धनात्मक है और वस्तु धनात्मक त्वरण से गतिशील है। और किस दिशा में गतिशील है? धनात्मक दिशा में गतिशील, धनात्मक दिशा में वस्तु गति कर रही। ऐसे ही यहाँ देख लेते हैं त्वरण कैसा है, बताइए। यहाँ त्वरण होगा, यहाँ त्वरण होगा ऋणात्मक, ऋणात्मक त्वरण है क्योंकि ढाल नीचे की तरफ आ रहा है। वेग समय आरेख में ढाल त्वरण को प्रदर्शित करता है। और वस्तु किस दिशा में गतिशील है? वस्तु अभी भी धनात्मक दिशा में ही गतिशील है। क्यों है ऐसा? क्योंकि ऊपर की तरफ है। अच्छा, अब देख लेते हैं, थोड़ा नीचे की तरफ बनाएंगे तो नीचे की तरफ गैप ज्यादा ले लेते हैं। ये हमारा वेग है और ये समय है, और इस बार हमने इस तरह से ग्राफ बनाया।
वेग समय के बीच में, ये मूल बिंदु है। तो अब वस्तु किस दिशा में गतिशील है, क्योंकि नीचे की तरफ आगे आरेख ऋणात्मक की तरफ आगे, तो वस्तु ऋणात्मक दिशा में गतिशील है। और त्वरण कैसा है, त्वरण भी ऋणात्मक है, ऋणात्मक त्वरण है। और किस दिशा में गतिशील है, ऋणात्मक दिशा में, ऋणात्मक दिशा में वस्तु गतिशील। इसी प्रकार से यहाँ देख लेते हैं, अगर इस तरह का कोई ग्राफ है ऐसा, इस समय और वेग के बीच में, और ग्राफ है ऐसा, मान लो ये समय हमने दे दिया t1, तो वस्तु किस प्रकार से गतिशील है, तो हमने बोला वस्तु ऋणात्मक त्वरण से गतिशील है। और पहले वो धनात्मक दिशा में गति कर रही थी, और जब समय t1 होता है तो उसके वेग की दिशा बदल जाती है, और उसके वेग की दिशा क्या हो जाती है, ऋणात्मक। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि त्वरण कैसा है, त्वरण तो ऋणात्मक है। और समय t1 पर वस्तु की गति की दिशा विपरीत हो जाती है। समय t1 पर वस्तु की गति की दिशा कैसे हो जाती है, विपरीत। ये कैसे हो रहा है, मान लो यहाँ से कोई वस्तु चली, उसका वेग कितना है, मान लो वेग है 50 मीटर पर सेकेंड। धीरे धीरे वेग क्या हो रहा है, कम। धीरे धीरे वेग क्या हुआ, कम। तो धीरे धीरे वेग क्या हुआ, कम। वस्तु ने गति की, और यहाँ वेग कितना था 50, धीरे धीरे वेग क्या हो गया, t1 समय पे जाके क्या हो गया, 0। यहाँ वेग कितना है, 0। उसके बाद वेग की दिशा होगी ऋणात्मक। वेग की दिशा ऋणात्मक का मतलब वस्तु ने इस तरफ वापस आना स्टार्ट कर दिया, और ऋणात्मक दिशा में वेग धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है फिर से। तो ये इस तरह से है। तो समय t1 पे वस्तु की गति की दिशा विपरीत हो जाती है, वस्तु रिटर्न बैक होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये त्वरण के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा है। और त्वरण किसी भी वस्तु के वेग में 1 सेकंड में जो परिवर्तन होता है उसे त्वरण कहते हैं। तो इसको हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। और त्वरण के मात्रक विमा हमने निष्कर्ष निकाल लिए, और हमने अलग अलग आरेख में ये समझ लिया कि हम इस तरह का अगर आरेख दिया है तो उसमें त्वरण को किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। तो आप इसको पूरे को नोट करेंगे और इसको रिवाइज करेंगे, अच्छे से इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।